जी अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट, और उसमें जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं या आपकी जो क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट्स आ रही होती हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पास किया है। उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इस डिसीजन के बाद सिर्फ तीन कंडीशंस ऐसी हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखने की जरूरत है जब आप अपना कोई कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या कोई भी अमाउंट अगर आप अपने अकाउंट में रिसीव करना चाह रहे हैं, तो आपको ये तीन कंडीशंस अपने माइंड में रखनी है। अगर आप इन तीन कंडीशंस को मीट कर रहे हैं तो फिर आपको उस बैंक डिपॉजिट में कोई भी इशू नहीं होगा, एफबीआर आपको तंग नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपके पास सबसे पहला जो सोर्स होता है देखने का कि आपने पूरे साल में कितनी इनकम अर्न की या आपने कितनी एक्सपेंसेस या कितनी पेमेंट्स आपने की, वो आप बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले लेते हैं। या अगर आप अपने लॉयर के थ्रू करवा रहे हैं तो अपने लॉयर भी आपसे सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट डिमांड करता है। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगता है कि जो रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होते हैं। बैंक स्टेटमेंट से वो अपनी वर्किंग बनाता है, वो देखता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन की उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे वो ट्रांजेक्शन देखता है। उसमें आपकी इनकम को सेपरेट करता है, आपके एक्सपेंसेस को सेपरेट करता है। या अगर आपने उसमें कोई लोन लिया हुआ है तो वो उसको भी वहां से हाईलाइट करता है। आप उसको बता देते हैं कि मैंने इतना लोन लिया था, इस डेट पे लिया था, तो वो लोन भी अगर आपके अकाउंट में आ रहा है वो भी नोट कर लेता है। उसमें आपने जो रीपेमेंट की हुई है वो भी वो नोट कर लेता है। ये सारी चीजें करने के बाद एक टोटल निकलता है। इसमें से कुछ चीजों के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, कुछ चीजें आपकी टैक्स में नहीं फॉल करती, वो सिर्फ आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इनकम है इसके ऊपर आपका टैक्स अप्लाई होगा, एक्सपेंसेस आपके वेल्थ स्टेटमेंट में जा रही होंगी, इसी तरह लोन की अमाउंट भी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जा रही होगी। इसके ऊपर आपका टैक्स अप्लाई नहीं होगा, टैक्स सिर्फ आपका इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। अब जब रिटर्न फाइल होती है तो एफबीआर ऑडिट करता है या किसी भी रिटर्न को एनालाइज करता है, स्क्रूटनी करता है, तो उसके ऊपर वो क्या देखता है, बैंक स्टेटमेंट उठाता है और टोटल क्रेडिट जो आ रहा है उसको वो कहता है कि ये आपकी इनकम है। इस इनकम के ऊपर वो रेट अप्लाई करता है टैक्स का, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आती है, और वो कहता है कि आपने जो टैक्स जमा करवाया वो गलत है, ये अमाउंट ज्यादा बनती है, बाकी टैक्स आप जमा करवाएं। इसी तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा जिसमें एफबीआर ने अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसमें रिक्वेस्ट की हुई थी कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है वो एफबीआर के अगेंस्ट है, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। उस पर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये हाईलाइट हुआ कि एफबीआर ने बैंक स्टेटमेंट को अपना बेसिक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जहां से वो उस इंडिविजुअल की इनकम को वेरीफाई करना चाह रहे हैं और वहीं से उसके ऊपर उसका टैक्स एबिलिटी निकाल रहे हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर से पूछा कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिससे आप ये कह सकें कि इस बंदे ने अपनी इनकम को छुपाया और उस पर टैक्स जमा नहीं करवाया। तो उसके अलावा एफबीआर के पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म यूज की, डेफिनेट इंफॉर्मेशन की, जिसको कहा गया कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है अदर देन बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि एक इंडिविजुअल के अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट हुए वो सारी की सारी उसकी इनकम है। आपको जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सेल के डॉक्यूमेंट हैं, परचेज के डॉक्यूमेंट हैं, बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है, उसके अलावा आपके जो इन्वेस्टमेंट अगर कोई इंडिविजुअल ने की है वो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपके जो टैक्स का रिकॉर्ड है एफबीआर के पास, जो टैक्स जमा होता है उस इंडिविजुअल या बिजनेस के नाम पे, उसको भी आपको देखने की जरूरत थी। तो सिर्फ इस बेसिस पे आप किसी को टैक्स नहीं लगा सकते कि उसके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मेथड बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि सबसे पहले एफबीआर को नोटिस इशू करना है, शो कॉज इशू करना है अंडर सेक्शन 111। अगर वो कंसीलमेंट का केस है, सबसे पहले 111 का नोटिस इशू होगा उस इंडिविजुअल के नाम पे। कहा जाएगा कि आपके पास ये इनकम अनडिक्लेयर्ड आ रही है जो आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की, इसका हमें रीजन बताएं कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। अगर वो बंदा अपना सोर्स जस्टिफाई नहीं कर सकता तो फिर उसका ऑडिट ओपन हो सकता है अंडर सेक्शन 177, और उसका फिर सेक्शन 122 के अंदर अमेंडमेंट का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टली अमेंडमेंट का ऑर्डर पास कर देना सिर्फ इस बेसिस पे कि बैंक स्टेटमेंट में कुछ पैसे ऐसे आ रहे हैं जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है या जिसको एफबीआर को लग रहा है कि ये इसकी इनकम है, ये ठीक प्रोसीजर नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तीन ऐसी कंडीशंस हाईलाइट की हैं कि अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही तो फिर एफबीआर के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले और उसको नोटिस इशू करे, और अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास कर सकता है। पहली कंडीशन ये है कि अगर एफबीआर के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिससे ये पता चल सके कि जो इंडिविजुअल या किसी टैक्स पेयर की इनकम जो रिटर्न में डिक्लेयर हुई है वो अंडर वैल्यू उसको किया गया, कम वैल्यू पर डिक्लेयर किया गया। सेकंड, कोई ऐसा एविडेंस अगर एफबीआर के पास है जिससे पता चल सके जो टैक्स का जो अमाउंट है वो उसमें शॉर्ट पेमेंट वेरीफाई हो जाए किसी तरह से, तो एफबीआर एक्शन ले सकता है उस इंडिविजुअल टैक्स पेयर के अगेंस्ट। थर्ड कंडीशन ये है कि जो हेड ऑफ इनकम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें गलत क्लासिफिकेशन किया गया है किसी इनकम को। जैसे अगर हम बात करें बिजनेस इनकम की,
बिजनेस इनकम और सैलरी क्लास की जो रेट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिजनेस क्लास की जो रेट्स हैं टैक्स के, वो हायर साइड पे हैं एज कम्पेयर टू सैलरी। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी बिजनेस ने अपनी बिजनेस इनकम को सैलरी की कैटेगरी में दिखाया, यूजली ये सोल प्रोप्राइटर या किसी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर होता है, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स या सीईओ होते हैं वो अपनी इनकम को सैलरी के तौर पे शो करते हैं, और ये आपकी शॉर्ट पेमेंट के अंदर आ जाता है, या मिस क्लासिफिकेशन ऑफ हेड भी शामिल होता है। तो इस केस में एफबीआर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन इसके लिए कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, कोई डॉक्यूमेंट अदर देन बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, जिसके ऊपर फिर एफबीआर फर्दर एक्शन ले सकता है। लेकिन सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को बेस बना के एफबीआर एक्शन नहीं ले सकता। तो फिर अब आपके पास एक क्लियर ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर बता दिया गया है कि जो एक अमाउंट क्रेडिट हो रही है किसी इंडिविजुअल या किसी टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी इनकम है। सबसे पहले एफबीआर को नोटिस इशू करना है, उसके बाद उसका सोर्स मालूम करना है, अगर सो जस्टिफाई नहीं होता फिर वो उसका ऑडिट करके उसे किसी ऑर्डर पास कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होकर अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।